अपनी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। Today's lecture is about iterative, evolutionary and agile methods of developing a system or a software itself। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो है वो हम बात करेंगे कि एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेसेस या जो यूनिफाइड प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं। बेटा इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं दैट वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूँ समझ लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट का नाम है और इस एक कॉन्सेप्ट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक मेथड जो है उसको हम यूनिफाइड प्रोसेस मॉडलिंग का नाम देते हैं या सिंपली यूनिफाइड प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, वो आइटरेटिव नेचर का होता है, वो एजाइल नेचर का होता है। एवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है बेटा? जिस वक्त आप यूँ समझ लीजिए कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस के ऊपर काम करना शुरू किया तो सिंपली हम उनको STLC का नाम देते थे। ठीक है, फिर आपने देखा कि हमारे पास उसके अंदर नई से नई चीज़ें जो हैं वो ऐड होती गई अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, और हमने आहिस्ता आहिस्ता उनको एलेबोरेट करना शुरू किया, हमने उनको नए तरीक़ों के साथ एम्बेड करना शुरू किया। तो जो नए प्रोसेसेस हमारे पास आ गए उनको बाज़-औक़ात हम हाइब्रिड का नाम भी देते थे। वैसे एवोल्यूशनरी का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एवोल्यूशनरी का वर्ड सुनते हैं कहीं भी, अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस की है या IT की है, तो एवोल्यूशनरी का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने के जो 2 से 3 तरीके हैं उनको आप अपने सामने रखें और उनके बेस्ट फीचर्स को कलेक्ट करें, और बेस्ट फीचर्स को लेकर आप एक नया मेथड इवॉल्व करते हैं, एक नया मेथड बनाते हैं। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको कहा जाता है कि ये एवोल्यूशनरी मेथड है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर काम करने का एक मेथड, एक तरीका है यूनिफाइड प्रोसेस, जो कि नेचर वाइज आइटरेटिव भी है, एवोल्यूशनरी भी है और एजाइल भी है। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजीज का मजीद क्या मतलब है वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे देखते हैं। पहली स्लाइड है आपके पास जिसमें वो थोड़ी सी तमहीद बांध रहा है। कहता है जी, ग्रैडी बूथ स्पीक्स, पीपल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी प्रोसेस। ठीक है, देखें हर काम जो किया जाता है, हर एक चीज़ जो सामने आती है, एक नए तरीके से हमारे सामने आती है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी रीज़न होती है जो कि उसको बेटर प्रूव करती है बाकी पुरानी अप्रोचेस से। ठीक है, एक अप्रोच है उसके साथ हम काम कर रहे हैं, हमें उसके अंदर बहुत से फ्लॉज और ड्रॉबैक्स नज़र आते हैं, और उन फ्लॉज एंड ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम एक नई अप्रोच को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सेम इज़ द केस, वो कहता है कि ये जो एक सेंटेंस उसने लिखा है, ये एक जो स्टेटमेंट उसने दी है, ये एक्चुअली आप यूँ समझ लीजिए कि ये विजन है आपकी ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का भी और आपके यूनिफाइड प्रोसेस मॉडलिंग का भी। कहते जी कि लोग जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस। अब यहाँ पे ये बात खास तौर पर याद रखने की है कि वो ये नहीं कह रहा कि किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बल्कि लोग इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो कहता है कि अगर आप प्रायोरिटाइज करें इन दोनों चीज़ों को तो लोगों से मुराद कौन है? आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, जिनके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। अगर आपको याद हो तो पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताया था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हमारा फोकस कौन होता है? हमारा कस्टमर। जैसी चीज़ वो चाहता है, जो चीज़ उसको चाहिए, उसी तरह से हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं। और बेसिकली अगर आप देखो तो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ मूव करने की वजह भी यही कम्युनिकेशन गैप था जो कि डेवलपर और कस्टमर के दरमियान आ रहा था। सो सेम इज़ द केस, वो कहता है कि लोग यानी कि आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोसेस। ठीक है बेटा, अगर हम नॉर्मल रूटीन लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि एक अक्सर औकात हम फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि जो रूल्स हैं वो इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसान उन कवानीन के लिए नहीं बनाए जाते। इट मीन्स कि कोई भी दुनियावी असूल है, अगर इंसान को उससे फ़ायदा नहीं पहुँच रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है तो आपको चाहिए आप उनको चेंज कर दें। ठीक है, जैसे आप किसी जगह पे, किसी ऑफिस है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे आप किसी काम के लिए जाते हो और आप इंजर्ड हो, आपको कोई इशू है, तो क्या होता है, अब वहाँ पे एक असूल है जी कि आपने लाइन में खड़े हो गई वो काम करवाने, लेकिन चूंकि देयर इज सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन तो वो रूल तोड़ा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है। तो ये बड़ी सादा सी एक आम सी बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल दी। तो सेम इज द केस, वो कहता है लोग ज़्यादा अहम होते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोसेसेस और द रूल्स।
हाँ, लेकिन उसके साथ साथ गुड पीपल विद अ गुड प्रोसेस विल आउटर परफॉर्म गुड पीपल विद नो प्रोसेस। वो कहता है कि इसके साथ साथ अगर लोग अच्छे आ गए हैं किसी भी जगह पे, स्किल्ड लोग हैं, टैलेंटेड हैं, काम करने का पैशन है उनके अंदर, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है वहां पे, कोई प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, कहता है तो उनकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और कोई अच्छा प्रोसेस भी साथ मौजूद है, यानी एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के अंडर अच्छे स्किल्ड लोग काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आउटर परफॉर्म का मतलब अच्छा काम करना, यानी जो अच्छे लोग हैं वो एक अच्छे प्रोसेस के साथ जब काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं एज कम्पेयर टू द गुड पीपल विद नो प्रोसेस। जैसे आजकल अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा जो पीएम है वो इटसेल्फ ऑनेस्ट है, अच्छा है, ईमानदार है, लेकिन हाँ, चूंकि हमारा सिस्टम बहुत पुराना है, सिस्टम के अंदर बहुत से फॉल्ट्स हैं, सिस्टम के अंदर बहुत से एरर्स हैं, तो शायद वो उन चीज़ों को उतने बेहतर तरीके से लेके नहीं चल पा रहा जितनी उससे एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को। ठीक है, तो सेम इज द केस। वो कहता है कि जो अच्छे लोग हैं वो एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करें तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, रादर देन कि अच्छे लोग हैं लेकिन कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, आ जाइए जी अब अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज अबाउट द यूनिफाइड प्रोसेस। कहते हैं जी यूनिफाइड प्रोसेस और यूपीबी इसको कहा जाता है, हैज emerged as a popular and effective software development process. In particular the rational unified process, बेटा पूरा नाम इसका rational unified process है, क्योंकि बेसिकली यूँ समझ लें कि ये rational is the company, एक इंडस्ट्री है जिसने इसको मुतारिफ कराया, इंट्रोड्यूस करवाया था। As modified at rational software is widely practiced and adopted by industry. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था, कुछ लिंक्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, और उनमें एक सॉफ्टवेयर था रैशनल रोज के नाम से, वो भी इसी कंपनी का है। तो कहते हैं जी कि ये जो आपका यूनिफाइड प्रोसेस है या रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, उसका पूरा नाम कहते हैं इट हैज़ बीन emerged from the last few years as a very strong and highly adopted approach by the software industry. कहता है द क्रिटिकल आइडिया इन द रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज आइटरेटिव डेवलपमेंट। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस का जब भी आपके सामने आए, लोग कहते हैं जी ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये एक ऐसी अप्रोच है कि जिसके अंडर अगर आप काम करें तो आपका बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर भी हो, तो वो बहुत कम ड्यूरेशन में, बहुत कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाता है। वो कहते हैं कि जो क्रिटिकल आइडिया या विजन इसके पीछे काम कर रहा है वो है आइटरेटिव डेवलपमेंट। आइटरेटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि अगेन एंड अगेन, पहली बात यह है कि इसके अंदर टोटल 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, वो आगे आपके सामने आ जाएंगी, और इन 4 फेजेस के अंदर हम कॉन्टिन्यूसली आइट्रेशन करते रहे। 4 फेजेस जो हैं वो आइट्रेटिव डेवलपमेंट के ऊपर बेस करती हैं। कहता है आइट्रेटिव डेवलपमेंट इज सक्सेसफुली enlarging and refining a system through multiple iterations using feedback and adaptation. और क्यों करते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे देती हूँ, हमारी फर्स्ट फेज थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का हमने काम किया, तो उसके अंदर हमने जाहिर है कुछ जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है उसके अंदर हमने कुछ जाहिर है डाटा हमने कलेक्ट किया। ठीक है, डाटा कलेक्ट करने के बाद जो है वो, अगर हम उसको अपने मुताबिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो उसको अपने मुताबिक एलेबोरेट करता है, राइट अप करता है कहीं पे, या डिसाइड करता है और दोबारा से फीडबैक लेता है अपने कस्टमर की, उसको दिखाता है, क्योंकि बेसिकली उसी के लिए तो वो बना रहा है। और अगर वो इसको ओके करता है तो फिर वो आगे चलता है। तो इट मीन्स दैट कि एक रिफाइंड चीज़ एट द एंड आपके सामने आ जाती है, जिसमें कोई ऐसा डाउट नहीं होता। अगर आपको याद हो, अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगी, लेक्चर नंबर 1 नहीं था मेरा ख्याल है, और उसके अंदर एक पिक्टोरियल स्टोरी मैंने आपको दिखाई थी कि जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स आपको नज़र आ रही थी। स्टार्ट वो स्टोरी इधर से होती थी कि एक कस्टमर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाता है और जाके उसको बताता है कि उसको क्या बनवाना है, और एट द एंड जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको प्रोवाइड क्या कर रहा था। ठीक है, एंड इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी, तो आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट समझना भी आसान हो जाएगा। वो कहता है
आपके उस एक कम्युनिकेशन गैप, उस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास आइटरेटिव प्रोसेस या यूनिफाइड प्रोसेस के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम बार बार हर एक फेज के बाद हम अपने कस्टमर के पास जाते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं। अगर तो वो ओके करता है तो हम उसको लॉक कर देते हैं। इस चीज से हमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि एक रिफाइंड चीज एट द एंड हमारे पास आ जाती है। कहते हैं जी ईच आइट्रेशन विल इंक्लूड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। वैसे तो अगर आपको याद हो तो वो जो एक ट्रेडिशनल मेथड था 7 स्टेप्स वाला, कि जिसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करनी होती थी, डिजाइनिंग करनी होती थी, फिर कोडिंग करते थे हम, फिर टेस्टिंग करते थे और अगर ज़रूरत पड़े तो मेंटेनेंस भी किया करते थे। वो कहते हैं कि यूं समझ लें कि इसकी जो 4 फेजेस हैं उनके अपने नाम है, इंसेप्शन है, एलेबोरेशन है, बाकी 2 भी, सबकी सब अप्रोचेस जो हैं, हर एक अप्रोच के अंदर आपके ये सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली अप्रोच है इंसेप्शन, तो उसमें एनालिसिस का काम भी हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का भी हो रहा है, डिजाइनिंग का भी हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का, कोडिंग का, सारा काम आइटरेटिवली होगा। कैसे? वो आगे देखेंगे हम। कहता है इटरेशंस आर टाइम वर्क, लेकिन हाँ एक बड़ी स्ट्रिक्ट टाइमिंग है और उसके अंदर अंदर ही आपने इसको कंप्लीट करना है। चलें जी, इसको देखते हैं हम। पहली बात तो ये जी, व्हाई अ न्यू मेथोडोलॉजी। कहते हैं द फिलोसफी ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड मेथड्स इज दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट आर कंप्लीटली फ्रोजन बिफोर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कमेंसेस। मसलन प्रोसेस ओरिएंटेड मेथड्स कौन कौन से हैं? वो तमाम मेथड्स जो आप इससे पहले पढ़ चुके हो, जिसमें बड़ा स्ट्रिक्टली आपके ज़हन के अंदर एक बात डाल दी जाती है कि जब आपने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का फेस कर लिया तो वो फ्रीज हो गया, अब आपने डिज़ाइन की तरफ जाना है, अब आपने दोबारा से उसकी तरफ नहीं आप जा सकते। जब डिजाइनिंग हो गई तो वो लॉक हो गई, वो फ्रीज हो गई, अब आप आ जाएं अगले स्टेप की तरफ जो कि है कोडिंग। जब कोडिंग हो गई वो भी फ्रीज हो गई। तो वो कहता है कि ये क्या है, इसमें फोकस आपका किस चीज पे है? प्रोसेस पे। आपका फोकस किस चीज पे है? उन स्टेप्स के ऊपर, कि आपने एक दफा जो एक प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, अब आप दोबारा पीछे नहीं जा सकते, अब आप उससे आगे ही जाएंगे। यानी पिछला प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा वो लॉक हो जाएगा। वो कहता है एट दिस अप्रोच इज नॉट ऑलवेज फिजिबल, देयर इज आल्सो अ नीड फॉर फ्लेक्सिबल, अडॉप्टेबल एंड एजाइल मेथड। एजाइल में से एक नई चीज को कहते हैं, which allow the developers to make late changes in specifications. वो कहते हैं ये अप्रोच काफी अर्सा इस्तेमाल होती रही, आज भी अगर आप देखें तो बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये अप्रोच फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अडॉप्टेबल नहीं है, क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कस्टमर जो है, जैसे जैसे उसके सामने चीज बन रही है वो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आपको सजेस्ट करे। तो क्या आपकी अप्रोच या आपका सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होगा कि उसकी नीड्स या डिमांड्स को पूरा कर सके? तो इस बात का जवाब जो है वो आपको अगेन आपकी यूनिफाइड प्रोसेस के अंदर मिल जाता है। एग्जिस्टिंग एजाइल मेथड्स हैं। एजाइल एक नई टेक्निकल, यूं समझिए क्रिएटिव चीज को कहा जाता है। कहता है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस टॉप पे है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, स्क्रम है, क्रिस्टल फैमिली ऑफ मेथोडोलॉजीज है, फीचर ड्रिवन। अच्छा, ये नाम जो है इनको बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। कल को जब आप लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करने के लिए जाते हैं तो जितने अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो आपको कहते हैं कि एजाइल मेथोडोलॉजीज को फॉलो करें, और आपसे पूछते हैं कि क्या आप किसी एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो इनमें से आप 2-4 के नाम उस वक्त बता सकते हैं। ठीक है, और फिर वो आपको कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल आपने एजाइल मॉडलिंग, ये जो सेकंड लास्ट पे है, इसके अगेंस्ट या एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की तरह आपने काम करना है, तो फिर आप इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और आपको पता चलता है कि इनका हर एक का मेथड डिफरेंट है काम करने का। और सबसे अच्छी बात इन मेथड्स की ये है कि ये हर एक मेथड स्ट्रिक्टली टाइम बॉक्स्ड है, कि एक स्पेसिफिक टाइम इनको प्रोवाइड किया गया और उसी के अंदर ही इन्होंने अपना काम कंप्लीट करना होता है। ठीक है, पर हम आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस की बात ही करेंगे। कहते हैं जी RUP इज अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय रैशनल कॉर्पोरेशन। इट्स एन आइटरेटिव डेवलपमेंट। ये दोनों बातें पुरानी हैं। कहते हैं जी प्रोसेसेस डिराइव्ड, कहते हैं जी प्रोसेसेस डिराइव्ड फ्रॉम RUP वेरी फ्रॉम लाइट वेट, यानी कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, टू मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेसेस जैसे कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ लार्ज पॉसिबली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोजेक्ट टीम्स।
आपका ये मेथड जो है ये ना सिर्फ ये कि आपने एक छोटा सा एक वेब बेस्ड सिस्टम अगर बनाना है उसके लिए भी दी बेस्ट काम करेगा। और अगर आप किसी यूं समझ लें कि किसी कंट्री वाइड नेशन वाइड कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये सक्सेसफुली काम करेगा। ठीक है, तो साइज जो है साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है वो मैटर नहीं करता इस प्रोसेस के लिए। फेजेस हैं जी इसमें कुछ जो कि 4 हैं, इंसेप्शन है, एलेबोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है और ट्रांजिशन है। अब आप भूल जाएं अपनी वो जो SDLC वाली फेजेस थी जिसमें आप रिक्वायरमेंट्स डिजाइनिंग कोडिंग करते थे, अब आप आ जाएं एजाइल मेथोडोलॉजीज की तरफ जिसमें यूनिफाइड प्रोसेस आता है आपका और जिसके अंदर 4 ही फेजेस हैं, इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड देन ट्रांजिशन। कहते हैं each phase has iterations, each having the purpose of producing a demonstrable piece of software। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि even at the end of each and every phase एक प्रोटोटाइप जरूर डिजाइन होता है जो आपके कस्टमर जो है उसको एक आसान कर देता है उसके लिए कि वो इसके बारे में अपनी फीडबैक दे सके। The duration of iteration may vary from 2 weeks or less up to 6 months। ठीक है, वो कहता है कि डिपेंड करता है अपॉन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर कि आप कितनी देर तक जो है वो एक फेज के ऊपर काम करते हैं। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कुछ कवानीन और कुछ उसूल। कहता है मसलन एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शंस यानी लोग और लोगों से बातचीत, लोग कौन, आपके कस्टमर्स, उनके साथ बातचीत ज्यादा अहम है एज कंपेयर टू प्रोसेसेस एंड टूल्स। यानी एजाइल मेथोडोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, कहता है एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर हम प्रोसेसेस और टूल्स को कम प्रायोरिटी देते हैं और इंडिविजुअल्स और उनके साथ बातचीत यानी कि इंटरेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरह वर्किंग सॉफ्टवेयर यानी कुछ चीज हमें बनी हुई नजर आ रही हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। बजाय इसके कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज्यादा काम करें लेकिन जब बात आए कि हमें कोई प्रोटोटाइप की जरूरत है या हमें इन वर्किंग कोई चीज दिखानी है तो वो उसमें हम जीरो हो जाए, तो ज्यादा अहमियत दी जाती है वर्किंग सॉफ्टवेयर को। इसी तरह कस्टमर कोलैबोरेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एज कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। यानी कॉन्ट्रैक्ट की तो ये होता है ना कि आपने एक दफा सिर्फ बात कर ली अपने कस्टमर के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, फिर जब 6 माह बाद उसका सॉफ्टवेयर बनेगा आप उसको उठा के दे आओगे। ठीक है, लेकिन कस्टमर कोलैबोरेशन में क्या होता है कि हर एक फेज जैसे ही कंप्लीट होगा आप कॉल करो अपने कस्टमर को, उनको इन्वाइट करो अपने ऑफिस में या वो आपको इन्वाइट करे और आप उसको अपना सिस्टम जो है उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाओ ताकि वो उसके बारे में आपको ओपिनियन दे सके। Same, responding to change is very much important in agile methodology as compared to कि आप एक सजा सजाया पहले से बना हुआ प्लान फॉलो करें। हाँ, अगर चेंज आता है तो उसको 100% वेलकम किया जाता है इस एक मेथोडोलॉजी के अंदर। इसके कुछ फायदे अब आपको बता रहा है, कहता है इट पुट्स एन एम्फेसिस ऑन एड्रेसिंग वेरी अर्ली हाई रिस्क एरियाज। बेटा हाई रिस्क क्या होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर? सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपका कस्टमर जो है वो इस चीज को रिजेक्ट कर दे। यही सबसे बड़ा लॉस होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कि वो जो चीज बना रहा है इतनी मेहनत से, इतना टाइम और इतने दिन लगा के एट द एंड जो है वो आपका कस्टमर कहे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक जो डेंजर था उसको आपका रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस काफी हद तक कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि इसमें वो किसी भी जगह किसी भी स्टेप पे अपने कस्टमर की फीडबैक को इग्नोर नहीं करता बल्कि वो उसको साथ साथ लेके चलता है। तो कस्टमर एट द एंड चूंकि सारे फेजेस से उसके साथ साथ गुजर के आया होता है तो वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल काफी हाई होता है। कहता है इट डज नॉट assume a fixed set of firm requirements at the inception but allows to refine the requirements as the project evolves। वो कहता है कि देखिए जैसे वहां पे पहला स्टेप क्या था SDLC में, मैप कर लेना दोनों को। SDLC में पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का या एनालिसिस का, यहाँ पे पहला स्टेप कौन सा था? इंसेप्शन का। होता है इंसेप्शन में भी यही है कि हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग ही करते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि दोनों के अंदर फर्क क्या है कि इंसेप्शन जो है वो आपका क्वाइट फ्लेक्सिबल होता है कि उसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स एक दफा जमा करके उनको लॉक नहीं कर देते।
बल्कि जितनी उसने बताई उतना थोड़ी सी नेक्स्ट फेज के अंदर जाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर दोबारा कस्टमर से पूछते हैं, हो सकता है वो कुछ और रिक्वायरमेंट्स बताए, आप उनको फिर ऐड करते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। कहते जी डज नॉट पुट आइदर अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन डॉक्यूमेंट्स और सेरेमनीज। देखें हमारे यहाँ पे क्या होता है, आमतौर पे ऑफिस की बात अगर आप करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की भी बात कर लें, तो डॉक्यूमेंटेड वर्क आपको बहुत मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि जैसे पता नहीं क्या चीज बन गई है, यहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं, सेरेमनीज होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। जैसे अक्सर औकात हम सुनते हैं ना कि मसलन मैं परसों न्यूज सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि हमारी असेंबली जो है उसने जहेज पे पाबंदी का बिल पास कर दिया। ठीक है, अब वो जो जो चीजें बता रहे थे वो बहुत अच्छी लग रही थी सुनने में, कि इतना एक हद मुकर्रर कर दिया है कि अगर किसी ने शादी के वक्त जो है वो अपनी बेटी को कुछ देना है तो वो इतने अमाउंट तक जो है वो उसको दे सकता है, तो पता नहीं, लेकिन इससे ज्यादा अगर तो कोई डिमांड करता है तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। बट अगेन पाकिस्तानी कौम का सवाल ये था कि ऐसे बिल पास तो हो जाते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो वो जीरो होती है। तो सेम इज द केस के आमतौर पर हम जितने भी इस तरह के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन पे, सेरेमनीज पे, सेलिब्रेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, असल काम हुआ ही नहीं होता। तो कहते हैं कि आपका ये जो एजाइल मैनिफेस्टो है या जो आपका रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है, इसमें आप कम प्रायोरिटी देंगे अपने डॉक्यूमेंट को, ज्यादा आप काम किस पे करेंगे कि आपका प्रैक्टिकल वर्क नजर आए होता हुआ। द मेन फोकस रिमेन्स द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इटसेल्फ, क्वालिटी। ठीक है, ये बात तो आसान है, मेरा ख्याल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि इसके कुछ नाकिदीन हैं, क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने कुछ फ्लॉज और डिसएडवांटेजेस की बात भी की है। वो कहते हैं जी रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज नॉट कंसीडर्ड पर्टिकुलरली एजाइल। एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का सॉरी बेटा, बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है कंप्यूटर साइंटिस्ट का, आईटी प्रोफेशनल्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, जो कि इस बात को मानते ही नहीं है कि ये कोई नया मेथड है। क्या वो कहते हैं इसके अंदर सिर्फ एक चीज हमने मुतारिफ करा दी है और वो है कस्टमर की फीडबैक एंड दैट्स इट। ठीक, तो कहते हैं पर्टिकुलरली इट्स नॉट एजाइल, पुराने के अंदर ही कुछ चेंज कर लिया हमने। हाउएवर रीसेंट स्टडीज हैव शोन दैट बाय अडॉप्टिंग द राइट एसेंशियल आर्टिफैक्ट, सॉरी हाँ, आरयूपी इज एजाइल। क्या वो कहता है, लेकिन अगर आप इन डेप्थ इसको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत मुख्तलिफ है आपके ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो देर इज मच मोर डिफरेंस than the traditional approach. It fails to provide any clear implementation guidelines. वो कहता है कि देखिए एक प्रोसेस है जिसमें हम कह रहे हैं जी चेंज को वेलकम किया जाएगा, चेंज को वेलकम किया जाएगा, जैसा यूजर कहेगा वैसा बनाएंगे। तो भाई यूजर या कस्टमर तो हर जगह मुख्तलिफ है और उसकी डिमांड्स भी मुख्तलिफ हैं, और चूंकि उसकी डिमांड्स मुख्तलिफ हैं तो उसका कहा हुआ चेंज भी मुख्तलिफ ही होगा। तो एक चीज फिक्स्ड नहीं है, एक चीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर चेंज हो रही है मुसलसल। तो इट मीन्स दैट कि कोई क्लियर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम बार बार जो कह रहे हैं कि हमने बात सुननी है अपने कस्टमर की, हमने जो किताब में एक प्रोसेस लिख दिया गया उसको नहीं फॉलो करना, बल्कि उसकी बात को अहमियत देनी है। तो उसकी तो बात हमेशा चेंज ही होती रहेगी। कस्टमर नंबर 1 कुछ और कहता है, किसी जगह पे कोई कस्टमर नंबर 2 है वो कुछ और कह रहा होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि क्लियर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस नहीं है, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। कहते हैं आरयूपी लीव्स द टेलरिंग टू द यूजर एंटायरली। टेलर यहाँ पे एक्चुअली वो आपके कपड़े सीने वाला टेलर है, वही वाले इसकी स्पेलिंग है कि महावरतन वो ये बात कर रहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में जो अथॉरिटी है वो कस्टमर की है, क्योंकि हर चीज जो है वो डिजाइन कर रहा है, वो फीडबैक दे रहा है, वो आपको बता रहा है मुसलसल। सिर्फ हम एज अ वर्कर काम कर रहे हैं कि जो जो वो कहता है हम उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करके दे देते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि इसमें अगर आप देखें तो अथॉरिटेटिव स्किल्स यूजर के पास है बजाय इसके कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास है। इट्स अ ड्रॉबैक अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स। ये बेटा आज का लेक्चर था आपका। दीज आर द रेफरेंसेस ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये आपको मिल भी जाएंगे, एक लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो है वो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में अगर कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हो तब भी आपको इस एक लिंक के थ्रू मिल सकती है। ठीक है।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर इसमें कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।